देखेंगे भारत के संविधान के भाग 3 मतलब पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल्स की बात करेंगे तो कहां से कहां तक आपको दिखेगा ये। तो आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आपको 12 से लेके, ठीक है, 35 तक है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखोगे तो 13 से लेके 32 तक ही है। ठीक है, क्योंकि 33 और कुछ कहता है, 34 कुछ और कहता है, 35 कुछ और कहता है। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है किसको डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 12 जो है सो मुख्य रूप से राज्य को डिफाइन करता है, स्टेट क्या हो, कहाँ पे फंडामेंटल राइट का अनुपालन होगा, उसके बारे में आर्टिकल 12 भी कहता है। तो मुख्य रूप से आप देखोगे तो 13 से लेकर 32 तक है, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे टीचर होते हैं 13 से 32 ही बताते हैं। लेकिन संविधान में फंडामेंटल राइट की बात करेंगे भाग 3 में कहां से कहां तक है, 12 से लेके आपको 35 तक ये दिखेगा। ठीक, इस संबंध में संविधान निर्माता की बात करेंगे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो कहां से प्रेरित थे, तो कहां से लिया गया फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो अमेरिका में फंडामेंटल राइट के जैसा ही वहां पे बिल ऑफ राइट्स है। ठीक है, वहां पे आपको क्या दिखेगा, बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स जो है यूएसए का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकार का विधायक, वही हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैग्ना कार्टा जो है ये ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स की बात करेंगे अमेरिकन। अब भारत में जो है क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ये दोनों से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो इसको भारत के आप देखोगे संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या है, तो इसमें एक लंबी सूची एवं विस्तृत सूची नाचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान से प्राप्त होता है, उतना विश्व को किसी भी देश में नहीं मिलता है, चाहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों नहीं हो। ठीक है, वहां पर भी इतना डीपली डिफाइन नहीं है। तो ये भी कहना गलत होगा सिर्फ भारत के संविधान का जो फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है या फिर कॉपी है, बिल्कुल कहना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अमेरिकन संविधान से प्रेरित तो हुआ, लेकिन मैंने अपने तरह का फंडामेंटल राइट भारत का बनाया गया है। ठीक है, मतलब भारत का जो मौलिक अधिकार जो अपने तरीके का है, ना कि मतलब किसी देश से मूल रूप से मतलब क्या है, कॉपी है। ठीक है, हमारे देश का जो भी संविधान में जो भी चीजें अन्य देशों से प्रेरित है ना, उसको अपने हिसाब से ढाला गया है। जैसे मान लीजिए किसी देश, अगर मान लीजिए किसी देश में, जैसे सपोज एक एग्जांपल बता दे कि कहीं दूसरे जगह पे समोसा बन रहा है। ठीक है, तो हमने उसे देखा, हम भी समोसा बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन समोसा का बहुत सारी चीजें जो है हम अपने स्तर से अपने तरह का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल नया जैसा। तो ये कहना गलत होगा, से वहीं से पूरी तरीके से चीजें सेम टू सेम फंडामेंटल राइट में भी है, क्योंकि भारत का फंडामेंटल राइट बहुत विस्तृत है, अमेरिका में बहुत संक्षेप में लिखा गया है। ठीक है, वहां पे क्या बिल ऑफ राइट्स है, हमारे यहाँ क्या फंडामेंटल राइट है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। अब मूल अधिकार होता क्या है, तो ये मूल अधिकार का डिफिनेशन है। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल राइट के ऊपर आप लिखोगे तो यहाँ पे इसको एज ए आप चाहो तो क्या बोलते हैं उसको, भूमिका, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। मूलाधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ध्यान में रखना, मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट आपको जो दिया गया है, राज्य के खिलाफ आपको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो ये अधिकार किसके खिलाफ है, नागरिकों को मिलता है। किसके खिलाफ मिलता है, राज्य के खिलाफ। मतलब राज्य किसी प्रकार की ज्यादती ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि राज्य क्या है, स्टेट इज वेरी पावरफुल। ठीक है, आप बोलेंगे स्टेट का एग्जांपल क्या होगा, तो स्टेट का एग्जांपल यहाँ पे राज्य से नहीं है। स्टेट का मतलब बिहार, यूपी, ये सब मत समझना। जब भी स्टेट शब्द का पॉलिटी में यूज हो तो स्टेट शब्द बहुत ही व्यापक है, इसमें एक राज्य भी आ सकता है। ठीक है, देश भी आ सकता है, एसडीएम साहब भी आ सकते हैं, डीएम साहब भी आ सकते हैं, डीएसपी साहब भी आ सकते हैं, एक दरोगा भी आ सकता है। ठीक है, ये सब दे आर ऑल द पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हमको सबसे क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, राज्य से सुरक्षा करता है। पॉलिटी में राज्य शब्द को बहुत ही व्यापक बताया गया। राज्य शब्द का एग्जाम्पल जो है आपको आर्टिकल 12 में भी आपको दिखेगा, आर्टिकल 36 में भी दिखेगा, जहां से आपको डीपीएसपी की शुरुआत होती है। ठीक है,
समझ गए? तो आपको यह ध्यान में रखना, ये अधिकार देश की व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ किसको, नागरिकों का आजादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। इस प्रकार की कानून बनाती है। विधानमंडल कहने का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी होता है। ठीक है, हमारे यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? तो लोकसभा राज्यसभा है कि नहीं है? तो अगर लोकसभा राज्यसभा किसी भी प्रकार की कानून बनाती है जो कि किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी सोसाइटी का फंडामेंटल राइट को वायलेट अगर करता है तो उसके खिलाफ क्या होता है? आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, वो आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स ध्यान में आपको रखना है, विधानमंडल के कानून से के क्रियान्वयन पे तानाशाही को मर्यादित करती है। मतलब गवर्नमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे? तानाशाह नहीं हो सकता है। ठीक है, इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कानून की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ लॉ। देखिए, दो तरह की सरकारें होती है। अगर आप देखोगे, एक होता है व्यक्ति की सरकार होती है। जब व्यक्ति की सरकार जब होगा तो वहां पे क्या होगा? तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सब जर्मनी में आप देख रहे हो तो सरकार तो वहां पर भी था, लेकिन किसकी? हिटलर की सरकार थी। अभी नॉर्थ कोरिया में देख तो सरकार तो वहां पर भी किसकी सरकार है? तो किम जोंग की सरकार है। तो दिस द पार्ट ऑफ पर्सन गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या होगा? व्यक्ति की सरकार होगी। और जैसे ही व्यक्ति की सरकार होगी तो सारा पावर किसके पास रहेगा? एक व्यक्ति के केंद्र में होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? व्यक्ति क्या हो जाएगा? तनाशा हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे कानून की सरकार रहेगी, सरकार किस प्रकार से चल रही है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब सरकार चलेगी तो सरकार का अपना क्या है, रूल के हिसाब से चलेगा। तो ये सरकार क्या होगा? लोगों के देश हित में काम करेगी। कैसे? क्योंकि वो क्या है? लोगों के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसीलिए फंडामेंटल राइट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों के नाम इसलिए दिया गया। अब मूल अधिकार मूल है, क्यों है? क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के द्वारा गारंटी भी है और आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। आप संविधान के द्वारा गारंटी क्या है? तो आपको 12 से 35 तक मूल अधिकार है। सुरक्षा कैसे है? तो सुरक्षा के लिए आपको आर्टिकल 32 है, जो कि क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है कि नहीं है? तो ये आपको क्या होगा? सुरक्षा हो गया, जो राष्ट्र का कानून का मूल है। क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास, इसको मूल अधिकार इसलिए भी कहते हैं कि व्यक्ति के चहुमुखी विकास, मतलब चारों तरफ का विकास करता है। कौन कौन विकास करता है? तो भौतिक विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है, नैतिक विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसलिए मूल अधिकार क्या है आपका? चौमुखी विकास करता है। चौमुखी विकास में क्या क्या हो जाएगा? भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने? देखिए, इसमें प्रश्न कभी उल्टा पूछेगा। पूछेगा मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो आपको 7 करना है। ठीक है, अगर पूछेगा संविधान में कितने मूल अधिकार है, तो आपको क्या करना है? 6 करना है। ठीक है, तो आप देख लेना आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि एक मूल अधिकार को बाद में निकाला गया। तो सबसे पहला मूल अधिकार कौन सा है? तो क्या? समानता का अधिकार। ठीक है, कहां तक आपको दिखेगा समानता का अधिकार? तो क्या बताएंगे? ये सब आर्टिकल्स याद होना चाहिए। 14 से लेकर 18 तक क्या है आपका? तो समानता का अधिकार है। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा के बारे में जब हम बता रहे थे, तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का प्रपत्र है। ठीक है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। सामंत जो थे वो चाहते थे से राजा के ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस तो हो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस है कि नहीं है? आप बोलोगे चेक एंड बैलेंस क्या होता? तो चलिए देखिए, लॉ मेकिंग बॉडी जो होता है, जैसे हमारे यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी की बात करें, लोकसभा राज्यसभा किसी प्रकार के कानून को बना दी। ठीक है, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, कानून का रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ अगर हमारी न्यायपालिका व्यवस्था अगर खराब होती, किसी प्रकार का कुछ ऐसे कार्य करती, तो उसके लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया बनी हुई है। राष्ट्रपति के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करती है तो क्या सदन में उनका सपोर्ट वापस हो जाएगा, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो सबके ऊपर कानून के द्वारा किसी न किसी प्रकार का चेक एंड बैलेंस रखा गया, सबके ऊपर किसी न किसी तरह को रख दिया गया। लेकिन उस समय किंग के पास कुछ भी नहीं था, और जब किंग के पास किसी प्रकार का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति का सरकार हो जाएगा। इसलिए वहां का जो संत थे, उन्होंने क्या दबाव में राजा से मतलब क्या किया?
एक सिग्नेचर करवाया से आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं से मतलब एक दबाव होना चाहिए। इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा बोला जाता है। उस समय की इंग्लैंड के जो राजा जो थे उनका नाम था किंग जॉन। ठीक है, और ये घर जो है 1215 का, ये नागरिकों का मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी कितने से कितने तक है, तो क्या बताएंगे? 12 14 से से 18 15 तक। 18 ठीक है, अब सॉरी 14 से 18 तक, मिस्टेक। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से 22। तो आपका 19 से लेकर 22 तक। मेंस के लिए यही आर्टिकल्स आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में से पूछता है। ठीक है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल्स को आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है, क्योंकि राइट ऑफ स्पीच वगैरह, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह सब इसी में आता है। ठीक है, तो ये जो 19 से 22 वाला आर्टिकल जो है, 19 में कितने प्रकार के आर्टिकल्स की 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? 19 के ए में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें? 6 प्रकार की। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। हाँ, वो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता जो है ना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तो अनुच्छेद। आपको 23-24 में आपको दिखेगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 तो से आपको ये 28। 25 से लेके 28 तक है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहां से कहां तक है, तो क्या बताएंगे? 29 से 30। 29 से 30। अधिकार किसमें हुआ करता था, तो क्या बताएंगे? कौन से में था संपत्ति का अधिकार? आर्टिकल्स 31 में। 31 में। ठीक है, दो काम आप करो। ठीक है, 31 आर्टिकल्स याद करना, और ये भी पूछा जाता है कि कितने नंबर पे था, तो 6 नंबर पे था। मैंने एक बार देखा तो ये भी पूछा था कितने नंबर पे था। ये सारे क्रम में ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस क्रम में लिखा गया उसी क्रम में है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए इसे संपत्ति का अधिकार किस क्रम में था, तो 6 पे था। ठीक है, लास्ट में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, आर्टिकल 32 में। आप देखिए, साल था 1978 का। ठीक है, 1978 की सरकार थी। उससे पहले भी जो सरकार, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार जो थी सोशलिज्म पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहती थी। ठीक है, समाजवाद को बढ़ावा देना चाहती थी। समाजवाद की बढ़ावा तब तक नहीं दिया जा सकता जब लोगों के पास संपत्ति का अधिकार रहेगा। तो वहां पे क्या होगा, एक तरह से आप देख रहे हो तो कैपिटलिस्ट व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हो संपत्ति का अधिकार देके। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इंदिरा गांधी की सरकार भी चाहती थी संपत्ति के अधिकार को हटाए। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाने के क्रम में सबसे बड़ा रोड़ा क्या था, इससे क्या था, ये फंडामेंटल राइट था। अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर आप क्या करोगे, किसी भी प्रकार का दबाव डालते हो, तो आर्टिकल 32 प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है। तो इसीलिए संपत्ति का अधिकार हटाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, लेकिन बाद क्या होता है, सरकारें बदलती है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कौन सा अधिकार बना दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? कौन सा अधिकार हो जाएगा? कानूनी अधिकार हो जाएगा। एक प्रश्न और भी बटेगा, भाई साहब हटाए तो इसको रखे कहा, तो इसके लिए जिस आर्टिकल्स में रखा गया, तो 300 के क में रखा गया। ठीक है, किस में रखा गया? 300 के क में रखा गया। ठीक है, एक चीज और भी ध्यान में रखना, भाग किस में रखा गया, तो किस भाग में रखा गया, तो क्या रखा गया, किस कौन से भाग में रखा गया? भाग 12 में। किस भाग में रखा गया, तो क्या बताएंगे? तो भाग 12 में रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। 300 के कब ही याद रखो, ये भी आप रखो, कब हटाया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है। ठीक है, मूल अधिकार की विशेषताओं पे चर्चा करें। ठीक है, ये 7 से 8 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, केवल विशेषता आपको लिखने के लिए दे देगा, बोलेगा सब बताइए, तो इससे भी प्रश्न जो होते हैं सब बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके विशेषता के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, मूल अधिकार को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया। पहला विशेषता क्या है, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, पहले मूल अधिकार की बात करेंगे। कुछ मूल अधिकार जो होता है नागरिकों के लिए ही केवल उपलब्ध होता है। ठीक है, ध्यान में, कुछ मूल अधिकार जो होता है विदेशी को भी उपलब्ध है और नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो मैं कुछ मूल अधिकार का नाम लिख देता हूं, आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, 15, 16, 19, 29,
30 फिक्स। ये केवल सिटीजन को मिलेगा। किसको मिलेगा? ठीक है, ये केवल नागरिक को उपलब्ध है। ठीक है, ये विदेशियों को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 याद है। तो ये आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 की बात करेंगे तो ये एक ऐसे मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को मिलते नागरिकों को हैं। प्राप्त ठीक है, विदेशी को नहीं दिए जाते नहीं हैं। ठीक है, मिलता। ध्यान में रखना, 15, 16, 16, 19, 19, 29, 29, 30 30। ठीक है, मोबाइल नंबर। ये मूल अधिकार केवल किसे है? नागरिकों को ही प्राप्त है। हाँ याद कर लीजिए। कुछ कैसे भी याद करना, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और, बाकी मूल अधिकार जो है से नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, और वो विदेशियों को भी उपलब्ध है। लेकिन विदेशी का भी दो कैटेगरी होता है। ठीक है, एक विदेशी कौन होता है? मित्र होता है। दूसरा विदेशी क्या होता है? शत्रु होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दो तरह के विदेशी, कौन कौन सा विदेशी हो गया? मित्र और शत्रु। मित्र और शत्रु। आप बोलोगे सर मित्र कौन है, शत्रु कौन है? तो जिनसे हमारा युद्ध चल शत्रु रहा है, भविष्य में युद्ध हो रखा है, पाकिस्तान, अब वो हमारा बांग्लादेश। शत्रु है। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी सब, बाकी सब मित्र, इसका कोई डिफाइन नहीं दिया गया, जैसे पाकिस्तान हमारा जैसे में शत्रु है कि नहीं, लेकिन फॉर्मूला ये है जिससे हमारा पास में युद्ध हो रखा है वो हमारा शत्रु है। ऐसे जैसे में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखे हुआ है। ठीक है, इसलिए हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें चर्चा नहीं किया। ठीक है, बस यही लिखा है जिससे सर हमारा ये भविष्य में नागरिकता, युद्ध हो रखा है नागरिकता वो हमारा से वो शत्रु होता है। ठीक मिलता है है, ना। देखिए कुछ, क्या? सर ये चीज नागरिकता से प्राप्त होता है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत में नागरिक बनने के लिए प्रावधान है उनके लिए अलग। वो तो नागरिकता का दूसरा चीज है। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और चलिए आप फिर देखेंगे सर यहाँ पे अन्य सभी व्यक्तियों के उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी लोग हो, कानूनी व्यक्ति हो। जैसे परिषद एवं कंपनियां, परिषद और कंपनियां को भी फंडामेंटल राइट दिया गया है। इसलिए आप देखोगे जो कंपनी वगैरह जो होता है उसके नाम से पैन कार्ड वगैरह भी बनता है। विदेशों को मिलने वाले मौलिक अधिकार का उल्लेख नीचे किया गया, हम लोग देखेंगे। दूसरी बात क्या, मौलिक अधिकार असीमित है। तो ध्यान में रखना, मौलिक अधिकार असीमित नहीं होता, बाध्य योग्य होता है। ठीक है, राज्य उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये सब बड़ा सुंदर है, मेंस में आप जो हिंदी लिखते हैं इस शब्द का जरूर प्रयोग कीजिएगा। राज्य उन पर क्या लगा सकती है? का प्रतिबंध मतलब लगा सकती है। किस प्रकार की प्रतिबंध लगाएगी? तो युक्ति युक्त। सर युक्ति युक्ति युक्त युक्त का का मतलब होता है जो यथोचित हो। ठीक है, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, बता रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं, आप केवल सुनिए। ठीक है, सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, युक्ति युक्त का मतलब होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या होता है? उचित प्रतिबंध लगाना। जैसे कि समय कोविड के समय में आपको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी है कि नहीं? लेकिन कोविड के समय में क्या था, वायरस क्या हो रहा, फैल रहा था। तो वहां पे राज्य ने लगा दिया से भाई साहब आप नहीं जाएंगे, आप लॉकडाउन में आपको घर में रहना पड़ेगा। अगर आप बाहर आप घूमेंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर आप किसी दूसरे राज्य से किसी तीसरे राज्य में आप नहीं जा सकते। तो इसको बोलते हैं प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो यही हुआ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाना। आप बोलोगे युक्ति युक्त कैसे है? तो युक्ति युक्त इसलिए कि वहां पे वायरस का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा था। अगर राज्य अगर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाए तो स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नॉर्मली डे में प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसीलिए युक्ति युक्त प्रतिबंध इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, अगर सिचुएशन का डिमांड आ तो स्टेट शुड भी रोक लगा सकती है। ठीक है, प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, आप बोलेंगे इसका कैसे पता चलेगा, इसे कारण उचित है कि नहीं है? राज्य तो मनमानी भी तो कर सकते नहीं, ये भी प्रश्न आएगा, राज्य मनमानी भी कर सकती है। अभी किसी को बोले से नहीं नहीं आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, न्यायालय है। न्यायालय जांच करेगी कि भाई साहब ये कारण जो लगाया गया है सही है कि नहीं है। कोविड के समय में भी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उसको लगता है नहीं ये तो स्टेट बहुत गलत कर रही है यार, हमको समोसा खाने जाने का मन है और अभी बाहर पुलिस बैठी हुई, मुझे नहीं जाने दिए जा रहा है, तो वो जाके कोर्ट में जाती, केस करती, कोर्ट जांच करती, यार ये तो बिल्कुल सही वजह से लगाया गया, रोक लगाया गया। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट बोलती है नहीं ये कारण उचित है, राज्य का प्रतिबंध लगाना यहाँ पे जांच बनता है। ठीक है, तो इसकी जांच कौन करेगा? युक्ति युक्त पालिका है। ठीक है, देखिएगा
इस तरह के व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच में संतुलन कायम करता है। ये संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच में होता है। अब युक्ति प्रतिबंध ये भी है से आप किसी जनजाति ट्राइब्स के इलाके में नहीं जा सकते हो, ठीक है, घर नहीं बना सकते हो। अब बोलोगे सर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है से किसी ट्राइब्स के इलाका में जाके घूमना चाहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सैंपेन जोरबा जनजाति पाया जाता है अंडमान में, किसी व्यक्ति को मन है सब वहां पे जाए घूमे, क्योंकि हमें क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आजादी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में स्टेट वहां पे रोक लगा सकती है। क्यों रोक लगा सकती है? क्योंकि आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपके अधिकार के प्रयोग करने से किसी दूसरे का अधिकार क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अधिकार है तो आपके अधिकार से दूसरे का अधिकार भी क्या है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करते के समय दूसरे का अधिकार भी क्या रखे, उसको भी ध्यान में रखे। अब इसका क्या रीजन हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्राइब्स इलाका में घूमना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से उनका भी तो सांस्कृतिक अधिकार है, उनके पास भी तो आर्टिकल्स 29 और 30 है, वो भी तो चाहते सब अपना सांस्कृतिक गरिमा को बना के रखे, किसी बाहरी व्यक्ति के परिवेश को हम नहीं स्वीकार कर रहे। तो ऐसे कंडीशन में स्टेट वहां पे जाने से रोक सकती है, ठीक है। स्टेट कहने का मतलब पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सब स्टेट में आता है। तो ये सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। फंडामेंटल राइट केवल सरकार के खिलाफ ही नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध होता है। जैसे मानिए आपके अधिकार, केवल आपके अधिकार को सरकार ही नहीं समाप्त कर सकती, एक व्यक्ति भी आपके अधिकार को समाप्त कर सकता है। रीजन मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति के द्वारा घर में बंद कर देना, ठीक है, और एक व्यक्ति को, ठीक है, एक पुलिस के द्वारा जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाके थाने में बंद कर देना। दोनों में देखे, थाने में बंद हुआ डेट मीन्स उसके अधिकार को स्टेट क्या कर रही है, फंडामेंटल राइट को खराब कर रही है। एक व्यक्ति को घर में एक व्यक्ति के द्वारा बंद करना, एक व्यक्ति खराब करे, तो ऐसे कंडीशन में स्टेट और व्यक्ति दोनों के द्वारा क्या होता है, फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है। तो इसलिए यह अधिकार जो होता है केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, सरकार के विरुद्ध ही नहीं, व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। अब देखिए क्या क्या होता है इस समता का अधिकार में। तो सबसे पहले जो विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। देखिए हमारे यहाँ विधि के समक्ष समता है, मतलब कानून के सामने समानता, समता तो है, अब विधियों के समान संरक्षण भी है, ठीक है। ये आर्टिकल्स कौन सा है, 14 है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसमें एक्स्ट्रा मत जोड़िएगा, इसमें आपको 4 चीज है, ठीक है। एक धर्म है, मूलवंश है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेद नहीं किया जा सकता है। भेद नहीं करने को प्रतिषेध कहते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15 है, ठीक है। इस पे मूवी भी आई थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे से क्या भेद नहीं हो सकता, तो भेद होती है, लेकिन ध्यान में रखना उसके लिए भी कंडीशंस है, ठीक है। भेद होना चाहिए, कैसा भेद हो, समता मूलक भेद होना चाहिए। देखिए पॉलिटी में शब्द सब बड़ा प्रयोग, अच्छा अच्छा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है ताकि अच्छे अंक मिले, ठीक है। कैसा भेद होना चाहिए, समता मूलक। अब बोलोगे जैसे यहाँ पे लिखा है, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म हेलो। आवाज आ रही क्या? अभी आ रही यार, पहले नहीं आ रही थी। यार ये रुक गया था बिल्कुल।
अभी आवाज आ रही क्या? आ रही हेलो। सर, ये सर आ रही अभी आ आ रही रही सर। आ रही है सर। क्या पता वाईफाई फिर भी दिक्कत कर रहा। एयरटेल का प्रॉब्लम हो रहा है आज। एयरटेल का है क्या? ये जियो एयर फाइबर लगा है, मैं अभी गांव में हूँ ना। ठीक है। अच्छा। नेटवर्क का क्या पता, अब सब जगह इंटरनेट शॉर्ट चल रहा है। ठीक है, हम्म। अभी सही है ना? हाँ हाँ, क्लियर है। सही है। सही है। हाँ, तो मैंने एक शब्द प्रयोग हुआ, समतामूलक भेदभाव। ठीक है, आप बोलोगे सर जैसे किसी यहाँ पे तो लिखा हुआ आर्टिकल 15 कहती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी भेदभाव का प्रतिषेध कहा गया है। लेकिन आप देखेंगे जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है। अब जन्म स्थान के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव होता है? तो जैसे मान लीजिए आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश में अगर आप जाके फॉर्म अगर डालते हो तो आप देखिएगा कि जनरल कैटेगरी में आप कंसीडर किए जाते हैं। जबकि हमारा संविधान कहता है अवसरों की समानता होनी चाहिए, है कि नहीं है? ठीक है, उसके बाद लिंग के आधार पे भी आप देखो कैसे भेदभाव होता है। कटअप का अधिक जाना, या फिर जहाँ पे फिजिकल वाला जो कहानी जो होता है वहां पे देखिएगा महिलाओं का दौर वगैरह जो होता है वहां पे कम होता है, पुरुषों का अधिकार अधिक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी भेदभाव है, लेकिन आप देखोगे ये भेदभाव को समता मूलक भेदभाव माना गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आवाज आ रही है ना? क्लियर है सर, क्लियर है। हेलो। यस सर, यू आर आ रही ऑडिबल। सर। हाँ, अब समतामूलक भेदभाव क्या, आप देखिए लिंग के आधार पर भेदभाव करना जायज माना जाता है। बोलोगे सर कैसे? तो देखिए एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, एक मेल और फीमेल का समान नहीं होना चाहिए होता है। मेल मोर स्ट्रोंगर होते हैं, तो वहां पे भेदभाव जायज है। उसके बाद महिलाएं हमारे समाज में हमेशा से मतलब क्या रही है, पीछे रही है, उनको दबाया गया, बहुत सारा पौराणिक चीजें हैं। तो उसके हिसाब से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। हमारा संविधान क्या कहता है, जैसे मान लीजिए एक दीवार है बड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए किसी 10 फुट का दीवार है। ठीक है, तो 10 फुट का दीवार है। यहाँ पे समझिए कोई 6 फुट का दीवार है, सिंपल एग्जाम्पल समझिए, एक दीवार है, इसकी हाइट जो है 6 फीट है। ठीक है, और उस तरफ जो है मैच चल रहा है। ठीक है, अब दो व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति की हाइट जो है से लगभग 6 फीट के आसपास है, एक व्यक्ति का हाइट फुट जो है 5 फीट ही है। ठीक है, तो 5 फीट वाला व्यक्ति तो मैच नहीं देख सकता है, लेकिन 6 फीट वाला व्यक्ति वो आराम से देख सकता है। तो हमारा संविधान कहता है जो 5 फीट वाला व्यक्ति जो है ना, उसके नीचे 1 फीट का मतलब क्या रखो, 1 फीट का एक वो लगा दो, क्या बोले, चेयर लगा दो, ताकि वो भी क्या आ जाए, बराबर हो जाए। आरक्षण भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ताकि समाज को पैरेलल करना चाहिए। इसी को बोलते हैं समतामूलक भेदभाव। ठीक है, वो आर्टिकल्स 15 जो है कहता है भेदभाव नहीं करो, लेकिन विशेष परिस्थिति में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जन्म स्थान पे भेदभाव करना उचित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, मिजोरम में रह रहा है। ठीक है, मिजोरम का किसी छोटे से गांव में रह रहा है और वहां से यूपीएससी की तैयारी करता है। ठीक है, और एक व्यक्ति दिल्ली में राजेंद्र नगर में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब दोनों का जो सोचने की क्षमता, इफिशिएंसी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आप ये मिजोरम में जो व्यक्ति रह रहा है उसको अगर आप विशेष प्रावधान नहीं दोगे तो कभी भी उस व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति हमेशा ही पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल्स 15 जो है ऐसे जन्म स्थान के भेदभाव को जायज मानता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, आगे बहुत अच्छे तरीके से सबको दिया भी होगा। आप देखेंगे तीसरा जो है हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो सरकारी नौकरी वगैरह निकला तो सभी के लिए खुलेगा, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा है? आर्टिकल 16। और आर्टिकल 17 जो है सबसे बेहतरीन या फिर सबसे खतरनाक कह लीजिए। ठीक है, ये है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन जो होता है ना, ये जनरली जो होता है राज्य के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ भी मतलब ये प्रयोग होता है, क्योंकि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध किया गया है। ठीक है, किसी भी रूप में आचरण। अब बोलोगे सर किसी भी रूप में आचरण क्या होता है, तो अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी, मतलब मान लीजिए कोई कुआं है, ठीक है, वहां पे किसी व्यक्ति को पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, ठीक है, नॉर्मली, या फिर किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों के साथ प्रयोग किया जा रहा है, ये सब अस्पृश्यता के अंत में अस्पृश्यता के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी रूप में अस्पृश्यता का
आचरण करना निषिद्ध किया गया है, अस्पृश्यता को पूरी तरीके से अंत किया गया है और उसका आचरण जो है निषिद्ध किया गया, आर्टिकल 17 कहता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ आर्टिकल्स 18 भी है हमारे संविधान में, जो कि कहता है सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवा सेना के पास जो सम्मान होता है, परमवीर चक्र हो गया। ठीक है, अब देखोगे तो बहुत सारे वीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, सेना को जो दिया जाता है। उसके अलावा विद्या में देखेंगे डॉक्टरेट की उपाधि होता है, या फिर कोई डॉक्टर बन गया, ठीक है, कोई पीएचडी कर लिया तो अपने नाम के अलावा वगैरह ये सब लगा लेता है, तो वो सारे उपाधि को लगाया जा सकता है। ये तो सेना लगा सकते हैं या फिर विद्या के द्वारा जिसको प्राप्त किया गया। उसके अलावा किसी भी उपाधि का आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए भारत रत्न मिला है, तो कोई व्यक्ति अपने नाम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत रत्न क्या है, एक बार इस पे केस हुआ था तो बोला गया था ये उपाधि नहीं है, क्या है, तो ये एक अवार्ड है, सम्मान है। ठीक है, तो आर्टिकल्स 18 जो है सभी प्रकार अंत करने की बात करती है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल्स 19। अब आर्टिकल्स 19 की, सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कहां से कहां तक है, तो ये 19 से लेके 22 बड़ा व्यापक है। केवल आपको 19 में ही आपको कितने प्रकार का अधिकार आपको देखने को मिलता है, तो आपको 6 प्रकार का अधिकार जो है 19 में ही आपको देखने को मिलता है। कौन कौन अधिकार, एक बार इसको आप रिपीट कर लेना। तो सबसे पहले है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद है सम्मेलन की स्वतंत्रता है। उसके बाद आप देखोगे तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संचरण, संचरण का मतलब कहीं भी आप जा सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। निवास करने की स्वतंत्रता भी आपको दिया गया है। ये किसमें है, तो ये 19(1) में है। ठीक है, 19(1) में। और ये सब के वाक एवं अभिव्यक्ति को आप क्या पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ना। ठीक है, सम्मेलन को क्या पढ़ोगे, इसको बी पढ़ना। ठीक है, संघ को क्या पढ़ोगे, इसको सी पढ़ना। ठीक है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, संचरण को क्या पढ़ोगे, डी पढ़ना। निवास को ई पढ़ो। ठीक है, अब बीती वाला क्या हो जाएगा, एफ पढ़ना। ठीक है, ऐसे ये तो आर्टिकल्स 19 में थे। तो 19(1) में भी आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो टोटल 19 में ही आपको 6 है, फिर 19(1) में भी 6 है। समझे, क्लियर, तो दिक्कत है यहाँ पे। 19 में टोटल कितने आर्टिकल्स है, सॉरी, 1 2 3 4, हाँ 6 टोटल है। ठीक है, और उसमें कितने प्रकार का है, तो 19 के ए में भी आपको देखेंगे तो 6 प्रकार का है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब बी नंबर आर्टिकल्स क्या कहता है, तो इसमें से एक हट गया होगा। ठीक है, एक आर्टिकल इसमें और भी था, एफ नंबर जो था वो हटा दिया। ठीक है, एफ में क्या था, संपत्ति के बारे में था ना। हाँ 19 का एफ क्या कहता है, 19 के एफ में आई थिंक संपत्ति के बारे में था, तो वो हट गया है। ठीक है, 5 ही होगा। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, 19(20) में दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण क्या है, मतलब कोई व्यक्ति कोई अपराध किया, ठीक है, अपराध किया, तो अपराध अगर किया तो तब तक उसके ऊपर दोष सिद्धि न हो जाए तब तक उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, भले ही आतंकवादी क्यों नहीं हुए। इसलिए भारत का कानून ऐसा है, जो कोई आतंकवादी भी है तो उसको भी पूरा कोर्ट प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कसाब वाले मामले में आपने देखा, उसको प्रॉपर वकील दिया गया, 4-5 साल उसको रखा। ठीक है, उसके बाद उसको फांसी दी गई। इसी को बोलते हैं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्रॉपर वहां पे लॉ काम करता है। ठीक है, जब दोष सिद्धि हो जाए उसके बाद ही उसको सजा दिया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल जो है ना 20 और 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ना, 20 और 21 जो होता है ये किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होता है। भले ही 352 लगे हो, 356 लगा हो, 360 लगा हो, समाप्त होता है 20 और 21। ठीक है, ध्यान में रखना। तो 20 से 21 आर्टिकल जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण समझ रहे हो ना, मतलब ये आर्टिकल्स अगर किसी से अगर ले लिया जाए, अगर इस पे अगर रोक लिया जाए, तो इंसान को एक तरह से सांस लेने पे भी रोक लगेगी। मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी का प्राण नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, प्राण कब लेंगे, तो बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस पर दोष सिद्धि होता है, उसके बाद प्रोसीजर होता है, उसके बाद
प्राण लिया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है आर्टिकल 21 में है। अब इस आर्टिकल्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। अब बोलोगे सर इसका विस्तृत रूप क्या है, तो न्यायपालिका अपने फैसले में बार बार इसका एक्सटेंशन देते जाते इस आर्टिकल्स के अंतर्गत। जैसे आप मान लीजिए स्वच्छ हवा, ठीक है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, क्या है ये, कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो न्यायपालिका ने इसको भी एक इसमें शामिल कर दिया। कुछ ऐसी चीजें आएगी उसको भी समय के साथ फैसला में किस मतलब किसे उसको बोलते हैं न्यायपालिका का जो निर्णय जो होता है, ठीक है, जिसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, वो आगे चल के विभिन्न चीजों में शामिल होते रहता है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी है और साथ में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण है। ठीक है, वो आर्टिकल 22 है। अब यहाँ पे देखते हैं एक आर्टिकल जो है आपका 23-24, ठीक है, तीसरा नंबर का मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे आप देखोगे बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, बलात् श्रम क्या होता है, बलात् मतलब होता है बिना मजदूरी के। ठीक है, जिसको और क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको, बिना मजदूरी के, मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी के, ठीक है, अगर आप श्रम करवाते हो तो उससे प्रतिशत रखा गया। तो बंधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट पहले था, मतलब क्या होता था उसमें उनको बेगारी करवाते थे। ठीक है, और किसी भी प्रकार को मेहनता नहीं दिया जाता था, उसको क्या बोलते थे, बंधुआ मजदूर कहते थे। बाद में अधिनियम आया, आई थिंक 76 में आया था, 1976 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम है, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बलात् श्रम कहने का मतलब किसी व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो, ठीक है, और जबरदस्ती काम करवा रहे हो और उसको कुछ आप दे भी नहीं रहे हो। ठीक है, तो इसका भी क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। अब ये सब संविधान में डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत में ऐसा सोसाइटी था, उस समय बंधुआ मजदूरी होती थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत करीब से देखा था, इसलिए उन्होंने डाला। ठीक है, उन्होंने कुआं का, उन्होंने नल का, उन्होंने सिनेमा घर का, उन्होंने होटल का, उन्होंने बस का, सबका जिक्र संविधान में कर रखा है, क्योंकि वो देखते थे। ठीक है, सिनेमा हॉल में लिखा हुआ होता था डॉग्स इन इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, महार सत्याग्रह जैसी चीजें करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी, क्योंकि कुआं से पानी लेने पे, सॉरी, नदी से पानी लेने पे क्या लिखा गया था, उनको रोक लगाया गया था, कुआं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। आप देखोगे कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की है, कुआं के ऊपर ही है। ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से चित्रण किया है। गांव में दो ही कुआं होता है, कुआं का नाम कहानी के नाम क्या है? ठाकुर का कुआं। हेलो, 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 हेलो। हेलो। जा रही आवाज, क्या पता है नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है। आ रही हेलो सर, के, अभी आ रही है। अब आ रही है आवाज सर। ओके हेलो, ओके सर। नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो बलात् श्रम का प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, सिर्फ बिना श्रम का, सॉरी, बिना मेहनता दिए हुए किसी भी व्यक्ति से क्या करना, श्रम करना। अब ये सारे जो बलात् श्रम का प्रतिषेध है, इसी आधार पे आगे चल के, अब देखो बलात् श्रम का प्रतिषेध तो कर दिया गया, ठीक है। अब बलात् श्रम अगर कोई करवाता है तो उसको सजा क्या देना पड़ता है, तो सजा इसमें नहीं लिखा हुआ है।
हमारा संविधान ने चीजों को इंडिकेट कर दिया। अब इसको किस प्रकार से इसको सर्कुलेट करना है, वो जिम्मेवारी किसकी है? तो हमारी विधायिका की जिम्मेवारी है। ठीक है, विधायिका समझते हैं ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 टाइप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या क्या है? विधायिका है, व्यवस्थापिका है, और साथ में क्या है? न्यायपालिका है। ठीक है, लेजिस्लेटिव कहते हैं, एक होता है जुडिशरी होता है, व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, मुझे ध्यान नहीं, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो बलात् श्रम का प्रतिषेध तो कर दिया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति बलात् श्रम अगर करता है तो इसके लेके तरह तरह की कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है लेजिस्लेटर को दी गई। ठीक है, इसी आधार पे जो है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम कानून को क्या किया गया? बनाया गया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा? आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो आर्टिकल 17 कहता है तो भाई साहब अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ठीक है, तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लेकर आना पड़ा संविधान को, जो कि 1955 में आया। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता करता है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, ठीक है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसको सजा थोड़ी ना लिखा हुआ संविधान में। तो इसके लिए विधायिका की जिम्मेवारी बन जाती है, साहब आप इस संविधान के इस अनुच्छेद को आधार बनाकर क्या कीजिए? अधिनियम लेकर आए। ठीक है, तो अधिनियम जिसमें भी लगा होगा ना, समझिए कि सब वो विधायिका के द्वारा मतलब क्या हुआ? उस कानून को बनाया गया। चलिए, फिर से आवाज रुक गई सर।